Hello students, today we are going to learn about data distribution. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी पता चलता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मशीन लर्निंग में एवरीथिंग इज डेटा, हमारा सारा फोकस जो होता है वो डेटा पर ही होता है। हम अगर ये एनालाइज कर लें कि हमारा डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम आगे के बहुत सारे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट या हम मैनेज कर पाएंगे या हम उन्हें निकाल पाएंगे बिना किसी मॉडल को निकाले भी। ऑब्वियसली मॉडल अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स होंगे। बट इफ वी से लाइक दिस कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, किस तरह का मॉडल लगाना चाहिए, वो अगर हम डेटा को बहुत अच्छा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से एनालाइज करें, तो हम इस मॉडल में एक एफिशिएंट, मतलब हमें ज्यादा ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मॉडल चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो हमें आसानी हो जाएगी। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके से हो सकता है। आप देखेंगे कि किस तरह का डेटा है, उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होना चाहिए जिससे हम आगे की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। से सपोज अगर मुझे डेटा दिया हुआ है कि इस डेट को रेन हुई थी या दूसरी डेट को रेन हुई थी, तो क्या इस डेट को रेन होनी चाहिए, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि आगे आने वाले किस किस दिन पर रेन हो सकती है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल एक, कि अगर आप हेड कॉइन फ्लिप कर रहे हो तो कितना 2-4 बार अगर मेरा हेड आया है और सिर्फ एक बार टेल आया है, तो प्रोबेबिलिटी इस बार है कि हेड आज आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज जो रहती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो रहती हैं, अगर हमारे पास इस तरह के कस्टमर्स हैं जिनको कोई पर्टिकुलर डिजीज, जैसे सपोज डायबिटिक है, तो उनकी लाइफ साइकिल इतनी रही है, तो अगर डेटा इस तरह का है तो हमें कितने ऐसे और कस्टमर्स मिलेंगे अगर डायबिटिक है, तो उनकी लाइफ साइकिल कितनी होनी चाहिए। तो डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंश्योरेंस वाले किस तरह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज देंगे, राइट। और भी जैसे गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ब्लैक जैकपॉट्स वगैरह में देखते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। डेटा को हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से डेटा अभी तक चला आ रहा है या किस कैसे आउटकम्स अभी तक मिल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशंस ये जो होते हैं दोनों आपको बहुत हेल्प करते हैं आगे के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने में, राइट। अब डेटा कितने तरह का हो सकता है? डेटा दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है कंटिन्यूस डेटा। अब ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा कैसा होता है? अगर आप जैसे वैल्यूज, आपको एक एक बार में एक वैल्यू मिल रही है, जैसे आप डाइस रोल कर रहे हो, डेफिनेटली आपको 1 से लेके 6 तक कोई एक डेटा मिलेगा, है ना। अगर आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो, डेफिनेटली हेड या टेल मिलेगा। तो डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा का ग्राफ ऐसा होता है कि इस पॉइंट पे मुझे एक इस इधर पर एक पॉइंट मिला, इधर पर एक पॉइंट मिला, इधर पर एक पॉइंट मिला, लाइक दिस कुड बी योर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा में यू कैन हैव द काइंड ऑफ कर्व्स मिलते हैं। क्यों? इसमें एक्चुअली आपको जो वैल्यूज होती है वो एक वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है किसी की हाइट 53.1 हो, किसी की 53.2 हो, इस तरह का मे बी, मतलब यू कैन से 5 feet 2 inches, 5 feet 2 inches और 5 feet 3 inches, दिस वे, है ना। तो आपको एक वैल्यूज इस तरह की मिलती है विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और आप जब उसको ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, तो यू मे गेट अ लाइन और अ कर्व, राइट। तो ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। तो एक गिवन इंटरवल में आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं, आप जब उस वैल्यूज से प्लॉट करते हो तो यू गेट अ कर्व, राइट। तो ये होता है कंटिन्यूअस डेटा। और डिस्क्रीट डेटा में एक आपको सिंगल वैल्यूज मिलती है, राइट। अब ये दोनों में ही आपको डिस्ट्रीब्यूशंस डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अगर आप डिस्क्रीट डेटा लेते हो तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कंटिन्यूअस डेटा लेते हो तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो सकता है? तो सबसे पहला होता है इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि व्हेन यू से सपोज रोलिंग अ डाइस, राइट, तो सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। हो सकता है कि आपको एक भी 3 बार मिले, दो भी 3 बार मिले, तीन भी 3 बार मिले, चार भी 4 बार मिले, सो राइट। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। सब अगर आपको 3 बार मिले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इट यू कैन से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में
that you are considering some outcome in one trial or maybe trials, right? तो इस तरह का जो distributions आप लोगे, that is called as uniform distributions. The probability of each one is 1/6. All right. Now let's go to another kind of distribution which is called as Bernoulli distribution. ये भी एक discrete distribution ही है. इसमें आप एक ही बार कोई event या एक ही बार का event consider करते हो and you will get an outcome on that one trial, right? जैसे अगर आपने coin एक बार ही flip किया and you can get either head or tail, right? कोई भी event है, either you will get an answer as true or false, है ना? तो these are called as Bernoulli distribution. All right, say suppose we can consider this way कि अगर मैंने कॉइन फ्लिप किया था तो इतनी बार हेड मिला और इतनी बार टेल मिला, है ना? इतनी प्रोबेबिलिटीज थी जो मुझे इतनी बार हेड मिला था, इतनी बार टेल मिला था, राइट? तो एक इवेंट लिया आपने एक ही टाइप का और अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल कर बताया कि ये या तो एक ही इवेंट के बारे में हम जब कंसीडर करते हैं तो वी आर सेइंग टॉकिंग अबाउट बर्नूलीज, राइट? लेकिन अगर इसी तरह के बहुत सारे इवेंट्स हो जाएंगे देन इट विल बी कंसीडर्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी डिस्क्रीट के ही अंदर पे आता है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हो तो या तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप कंसीडर करोगे या बर्नूली करोगे या बाइनोमियल करोगे. अब इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब 6 या 7 बार मैंने किया और मुझे क्या मिला, है ना? तो इस तरह का जब आप या क्विज में मैंने क्विज जो था वो ट्रू और फॉल्स के लिए था, तो आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आपने 10 बार ट्रू बोला या 3 बार फॉल्स बोला, राइट? तो जैसे 7 टाइम्स आपको ट्रू मिला और 3 टाइम्स फॉल्स मिला. तो इस तरह का होता है. यहाँ प्रोबेबिलिटी बस देख पा रहे हो, आपने एक इवेंट लिया था, एक ही बार आपने किया, तो पिछली कई बारों में से आपने पता लगाया कि एक बार ये पॉइंट समथिंग से सपोज 0.7% टाइम्स 70% चांसेस थे कि आपको हेड मिला हो और 30% चांस था कि आपको टेल मिला हो, राइट? जबकि बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक इवेंट एक ही बार का निकालने की कोशिश करी है, लेकिन बाइनोमियल में आप देखोगे कि बहुत सारे इवेंट्स का निकालेंगे आप. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ इस तरह से कंसीडर करते हो सक्सेस रेट निकालने का कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x n factorial x n minus x factorial p raised to x 1 minus p n minus x. Now what all these terms are? आपका probability of success क्या होगा? This is number of trials you have taken, right? So factorial n is number of trials and x is the likelihood of success. कितना success हमको मिला है? n minus x, probability of a success rate, right? 1 minus p means failure कितने थे, है ना? तो आपका 1 minus p, n minus x, that is your n is number of trials again and x is the likelihood of सक्सेस. विल बी डूइंग इट लेटर ऑन एज वेल, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बस हम जब देखेंगे तो हम सक्सेस रेट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, इसमें भी हमें बार ग्राफ ही मिलता है, लेकिन आपके पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो मे बी इस तरह के ग्राफ्स मिलेंगे आपको. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है कि एक इवेंट, सबसे पहला जो है वो है एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होता है. ऑब्वियसली अगर आपने एक बार कॉइन वो फ्लिप किया एंड यू गॉट हेड, नाउ दिस इवेंट इज ओवर. जब आप दूसरे इवेंट पर जा रहे हो तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वन. अब आप जब फ्लिप करोगे तो मे बी यू कैन हैव टेल एज वेल और यू कैन हेड एज वेल, राइट? और ईच ट्रायल के 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी. यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज. वी कैन नॉट कंसिडर डायस ओवर हियर, वी कैन ओनली कंसिडर कॉइन्स या जिसके 2 आउटकम्स होंगे, ठीक है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहेगा, लेकिन एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट रहेगा और हर एक इवेंट में आपको केवल 2 ही आउटकम्स मिलेंगे, ट्रू या फॉल्स या हेड या टेल और 0 और 1.
right? So now we are aware of the three kinds of distribution. One is your uniform distribution, the second one is Bernoulli, and the third one is binomial. अब आता है फोर्थ टाइप का, जिसको कहते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि आप एक इंटरवल लेते हो और उस इंटरवल में कितनी बार वो इवेंट हुआ है, आपको पता है ये चीज, तो आप ये पता लगा सकते हो कि अगर हम उस इंटरवल को बढ़ा दें, से सपोज 15 सेकेंड्स कर दें, तो उसमें कितना चांस है कि वो इवेंट हुआ होगा. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, से सपोज एक बर्ड है, वो 7 सेकेंड्स में 5 बार चर्प करती है, ओके, या 5 बार कुछ बोलती है, राइट. और अगर हम यही चीज निकालना चाहें कि 15 सेकंड में कितनी बार चर्पिंग होगी, तो आप ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हो, राइट. तो आपको डेटा पता है कि किस तरह का डेटा है कि यदि 7 बार में इतना किया है तो एक इंटरवल में कितनी चांसेस हैं या कितनी बार वो हो सकता है इवेंट, वो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा पाएंगे. और इसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और एक इवेंट कैन अकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना. डेफिनेटली अगर मैं कह रही हूँ कि 7 सेकंड में 5 बार हुआ है कोई इंसिडेंस, हो सकता है 10 बार में भी 5 बार हुआ हो, और हो भी सकता है कि 10 सेकंड में 8 बार हुआ हो, राइट. तो वो एक डिफाइंड पीरियड, एक छोटे टाइम के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम इट कैन हैपन, ऑलराइट. और एक बात ये भी है कि एक बार में एक ही इवेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, कि अगर हमने एक शॉर्ट स्पैन लिया है, से सपोज 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो बर्ड ने एक ही बार चर्प किया होगा, राइट. तो दैट इज लाइक वन एट अ टाइम यू कैन हैव ओनली अ सिंगल इवेंट. दो काम एक साथ नहीं हो सकते पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, डेफिनेटली तभी हम मेजर कर पाएंगे, ऑलराइट. तो इसका भी ग्राफ जो रहता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का, मतलब कैसे भी पॉइंट्स होंगे और पॉइंट्स के फॉर्म में रहेगा. देयर विल नॉट बी अ लाइन, आई एम सॉरी, points can take a curve feature, but the points will be like this. क्योंकि ये discrete है, we will not be having curve. Alright. It may form a curve when you join it, but definitely you'll get a point at each curve. Alright. So this is kind of discrete distribution. Now let's come to continuous distribution. Continuous distribution में मैंने अभी आपको बताया कि there will be many points in a short span, है ना. In normal distribution, if you can see, normal distribution का जो ग्राफ होता है वो जनरली इस तरह का होता है, ऑलराइट. मीन के आसपास कितने इवेंट्स हुए हैं, राइट. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना. अगर हम पूरी क्लास में एक क्विज बच्चों को दिया और से सपोज एवरेज हमारा आया 60 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, राइट. तो किसी के 50 आए होंगे, किसी के 55 आए होंगे, किसी के 51 आए होंगे, किसी के 52 आया हो सकता है, किसी का 52.5 आया हो, राइट. तो इस तरह से दैट्स वाई कंटिन्यूअस डेटा ना. यदि आप डेसिमल्स में भी मार्क्स दे रहे हैं, 0.5 का एक क्विज है आपका क्वेश्चन, तो आप जब प्लॉट करोगे उसको, तो मीन के आसपास, मतलब एवरेज स्टूडेंट हमेशा थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत जो बिल्कुल दे माइट हैव परफॉर्म वेरी बैड, तो उनका कुछ टेल पे आएगा, और दोज आर एक्सट्रीमली गुड, राइट. तो इस तरफ आएंगे. तो हमारे पास हमेशा मीन के आसपास बहुत सारा डेटा होता है, alright. This is what we call as normal distribution, where data is generally symmetric about the around the mean, alright. So I hope normal distribution is also clear to you people, and bell shaped curve ही होता है generally इसमें, है ना, normal distribution में, and it can be expressed as normal distribution, sorry, this is the way we can write down. So n is normal distribution, mu is your mean, and the sigma is your standard deviation or variance आप कह सकते हो. इस केस में यहाँ पर variance मतलब how much this data points are spread, alright. So the way this generally it is represented in this way.
कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के है कि जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है अराउंड द सेंटर, और जो उसके अंदर एरिया होता है, व्हेन यू कवर अप दिस एरिया, तो उसकी वैल्यू विल ऑलवेज बी सम अप टू 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 1. सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डेटा में, व्हेन यू आर कंसिडरिंग कंटिन्यूअस डेटा, you will get normal distribution as the first distribution. Second one is t-test distribution, student t-test distribution. Now it is a type of statistical distribution. Alright, इसमें भी आपको बेल लाइक कर्व मिलेगा, लेकिन इसके टेल्स थोड़े हेवी होते हैं. अब ये हेवी का मतलब ये हो जाता है क्योंकि अभी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका रैंडम सैंपल जो लिया है आपने, वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस सैंपल को आप छोटा कर दोगे, देन यू विल गेट दी कर्व लिटिल मोर इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, है ना. सो दिस इज, अगर आप ये देख रहे हो कि एक शॉपकीपर ने एक मंथ में कितने एप्पल्स सेल किए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन इसी सैंपल साइज को छोटा कर दो, मतलब शॉपकीपर ने एक दिन में कितने एप्पल्स सेल किए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, okay. So exponential distribution is again very widely used kind of distribution, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल होता है ये. हम इसे एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं. डेफिनेटली जब आप शॉपिंग पर जा रहे हो या मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, तो जो कम अमाउंट स्पेंड करते हैं ऐसे लोग थोड़े ज्यादा होते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं ऐसे लोग कम होते हैं, राइट. तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, अगर हम इन स्पेंड के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करें. दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. धीरे 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 बढ़ा, फिर धीरे या एकदम से बढ़ा, और फिर धीरे धीरे कम हुआ, है ना. पहले हो सकता है जो बहुत ही कम लोगों ने स्पेंड किया था, मतलब कम ज्यादा लोग थे जिन्होंने कम अमाउंट स्पेंड किया, राइट, वो दैट द नंबर वाज ड्रास्टिकली हाई, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा था. और फिर जैसे 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 अमाउंट धीरे 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 कम होते गए, है ना, लोग, मतलब आप कह सकते हो बढ़ता गया अमाउंट, धीरे 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 बढ़ता चला गया, तो ऐसे लोग कम होते चले गए, राइट. मे बी 20,000 कभी लोगों ने स्पेंड किए होंगे, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए ज्यादा लोगों ने स्पेंड किया होगा. दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, so this way the distribution can be identified, and we can find out the probability of some event just by looking at the data. So thank you.